हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज हम साइंस का फर्स्ट टॉपिक क्लास 10th रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण केमिकल रिएक्शन लेसन फर्स्ट, इसको काफ़ी शॉर्ट फॉर्म में समझने जा रहे हैं। आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं इस लेसन में जो भी होंगी पेपर से रिलेटेड, जो भी आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगी, बस वही चीज़ इस लेसन को में डिस्कस करेंगे शॉर्ट फॉर्म में। तो रासायनिक समीकरण का क्या है कि इसमें आपने ये देखा होगा, यहाँ पे दिखा रखा है कि गर्मियों में कब कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है तो क्या क्या परिवर्तन हो सकता है। अंगूर का किण्वन हो जाना, या हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, पचाने के बाद कैसे शरीर के अंदर क्रिया होती है, क्या भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक है। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई होगी। ये सब सिंपल चीज़ें हैं, हम सिर्फ पेपर से रिलेटेड है वही करेंगे। एक तो आपको इस चैप्टर में यहाँ से क्वेश्चन है रासायनिक परिवर्तन, जो रासायनिक अभिक्रिया हुई है तो उसमें क्या क्या परिवर्तन होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ से बनेगा। अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निकास और तापमान में परिवर्तन, चार ये चीज़ें होती हैं। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक का समीकरण ये होता है, उसमें एक तो अभिकारक होता है इस साइड वाला, और एक होता है उत्पाद। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू होनी चाहिए राइट हैंड साइड के, बस ये होता है। जैसे यहाँ पे लिख रखा है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो ये बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड 2MgO। ये मैंने क्या लिख दी, एक रासायनिक समीकरण लिख दिया। इस साइड वाला उत्पाद होता है, ये होता है अभिकारक, जो लेफ्ट हैंड साइड वाला अभिकारक और राइट हैंड साइड वाला उत्पाद। बस आगे चलो। अब अभिकारक रासायनिक समीकरण लिखना, ये जैसे लिख दिया, ये एक रासायनिक समीकरण लिख दिया, मैंने पीछे बता चुके हैं। लेकिन रासायनिक समीकरण लिखना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट है एक संतुलित रासायनिक समीकरण, मतलब इक्विलिब्रियम में होना चाहिए वो समीकरण। कि लेफ्ट हैंड साइड इक्विलिब्रियम का मतलब ये हो गया कि LHS इक्वल टू RHS होना चाहिए बस। जैसे ZnH2SO4 एक समीकरण लिख दिया, ये Zn प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2। यहाँ पे क्या है, इस साइड ये लेफ्ट हैंड साइड है तो यहाँ पे Z1 के आगे क्या है, एक है, तो यहाँ पे भी Z1 क्या है, जो Zn जिंक वो एक ही है। उसके बाद H2 यहाँ पे दो हैं, तो इस साइड भी H2 दो ही हैं। SO4 अकेला है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी SO4 है, तो ये क्या है, यहाँ पे एक संतुलित समीकरण है। बस दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए, ये इसने लिख रखा है Zn एक है, राइट हैंड में भी Zn एक है, तो ये संतुलित हो गया। लेकिन जो ना हो तो उसको संतुलित हमें करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो क्या चेंज आने लग रहा है कि जैसे यहाँ पे क्या है, ये एक समीकरण ले लिया हमने, ये तो इसको संतुलित करने का तरीका क्या है, यहाँ पे देखो Fe3 कितना है, यहाँ पे Fe का 3 है, यहाँ पे Fe अकेला है, तो इस साइड क्या है, 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी मेरे को। किससे, 3 से मल्टीप्लाई हमें करनी पड़ेगी Fe को, ठीक है। उसके बाद H2, यहाँ पे H2 है, यहाँ पे ठीक है। ऑक्सीजन अकेला है, यहाँ पे 4 है, तो मेरे को ऑक्सीजन यहाँ पे इसमें भी चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यहाँ मेरे को 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 4 से कर दूंगा तो ऑक्सीजन तो मेरा हो जाएगा 4, लेकिन हाइड्रोजन 8 हो जाएंगे, तो हाइड्रोजन को भी मेरे को सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये देखो संतुलित समीकरण इसने यहाँ पे दिया है, ये देखो ये 4 से गुणा कर दी। उसके बाद Fe को भी ये करेगा, Fe को भी 3 से कर दिया, तो यहाँ Fe3 हो गया। तो ये छठे चरण में यहाँ पे एक संतुलित समीकरण इसका बना है, जो वो समीकरण है ये बड़ा 3Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2। ये हिट एंड ट्रायल विधि इसको बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल विधि। जो जो इम्पोर्टेंट है या छोटे क्वेश्चन जो भी शॉर्ट में MCQ बन सकते हैं उसको मैं अंडरलाइन करता हुआ चलूँगा। आपको देखना है यहाँ पे, करना कुछ नहीं, करना ये है कि LHS बराबर करना है आपको RHS के। उसके बाद नेक्स्ट है समीकरण, ये हो गया, ये 6 चरण में इसमें कंप्लीट किया है आपने, बस समीकरण संतुलित करना है। उसके बाद नेक्स्ट है भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना। भौतिक अवस्थाएं ये होती है, मैं आपको बता देता हूँ कि भौतिक कोई
चीज़ है लिक्विड में है या सॉलिड में है या द्रव में है, कैसे भी है, गैस पोजीशन है, तो उसको सिंबल यहाँ पे दिखाना होता है आपको समीकरण लिखते हुए। जैसे ये है, कई बच्चों ने ध्यान नहीं देते, लेकिन ये क्या है, यहाँ पे एफ के साथ एस लिखा हुआ है। ये जो एस दे रखा है, एस है ये सॉलिड को दर्शा रहा है, सॉलिड को। सॉलिड मतलब ठोस अवस्था है उसकी। ये जी यहाँ पे दिखा रखा है, तो जी यहाँ पे क्या है, ये गैसीय अवस्था है। उसके बाद यहाँ पे ये सॉलिड हो गया, ये गैस हो गया। ऐसे किसी के साथ एल लिखा हुआ होगा। ये नीचे वाले समीकरण में देखो, इस समीकरण में आपको यहाँ पे ये देखो CH3OH और ब्रैकेट में यहाँ पे एल लिखा हुआ है, तो ये क्या है, लिक्विड अवस्था को दिखा रहा है, लिक्विड को। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है समीकरण में। और ये क्या है, यहाँ पे हर समीकरण की भौतिक अवस्थाएं तो यही होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीन है। तो यहाँ पे देखो, ये इम्पोर्टेंट है, ये वाला इक्वेशन इम्पोर्टेंट है। क्लोरोफिल है, जैसे पौधे अपना भोजन बनाते हैं, तो ये यहाँ पे इक्वेशन है। आपको यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं CO2, पानी लेते हैं H2O, सूर्य का प्रकाश लेते हैं क्लोरोफिल। उसके बाद बनता क्या है आगे, ये तो अभिकारक हो गया सारा। और आगे बनता क्या है, उत्पाद। उत्पाद में क्या है, C6H12O6, ये अपना भोजन बनाते हैं, ये ग्लूकोज होता है। और हमें पौधे क्या देते हैं फिर, ऑक्सीजन देते हैं, तो O2 हो गया। पानी H2O लिक्विड है, इसने यहाँ पे दिखा रखा है, यहाँ पे लिक्विड है या एक्वस जलीय अवस्था है, तो ये सब चीज़ें दिखा रखी हैं इसने। यहाँ पे भी देखो, ये एल दिखाया हुआ है, तो ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको। यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट थी, तो इसलिए ये ध्यान रखना। उसके बाद ये क्वेश्चन इसी में है। उसके बाद है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार क्या हैं। तो सबसे पहले प्रकार अपनी है नंबर फर्स्ट, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन मतलब होता है जुड़ना, कि मतलब दो अभिकारक ऐसे नंबर एक ऐसे जुड़ के आगे कोई कितना हो जाएगा, एक और एक जुड़ेंगे तो दो हो जाएंगे। तो ऐसे दो जुड़ के एक कोई ऐसे उत्पाद बना देंगे। जैसे क्या है, यहाँ पे आ गया, ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी आता है भाई। ये क्वेश्चन को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है भाई। CaO इसका सीधा ही पूछ लेंगे। इसका क्या है, इसको कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना, CaO। पानी उसके साथ मिलाएंगे तो आगे बन जाएगा CaOH2, ये हो जाएगा बुझा हुआ चूना। और प्लस में लगेगी ऊष्मा। बुझा हुआ चूना ट्रिक कैसे याद रखनी है, बुझा हुआ है मतलब पानी मिला हुआ है इसके अंदर। देखो CaOH2, यहाँ पे OH2 आया हुआ है, इसका मतलब क्या है, बुझा हुआ चूना है। और CaO, इसमें पानी नहीं आया, तो ये बिना बुझा हुआ चूना है। तो ये इक्वेशन इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा, ये इक्वेशन है तो ये भी इम्पोर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा इस इक्वेशन से, एक मिनट, ये है। एक तो यहाँ से क्वेश्चन अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaCO3। दूसरा क्या है, CaOH2, बुझा हुआ चूना प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलके CaCO3, कैल्शियम प्लस H2, कैल्शियम कार्बोनेट और पानी, ये बनाते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, ये रिलेशन। यहाँ पे ये हो जाएगा अभिकारक, ये हो जाएगा उत्पाद, दोनों मिलके यहाँ पे समीकरण। संयोजन अभिक्रिया ये है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बना गए, ये दोनों जुड़ के। और संयोजन मतलब होता है जुड़ना, बस। नेक्स्ट, यहाँ पे ये तरह तरह की दे रखी हैं, ये H2+O2। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे एक चीज और टर्म आई है, ये भी 1-2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया क्या है। ऊष्माक्षेपी जिसमें ऊर्जा निकलती हो, बस। CH4+2O2, CO2, H2 और ऊर्जा, यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है, ऊष्मा रिलीज हो रही है। तो ये क्या है, एक कौन सी, ऊष्माक्षेपी, जिसमें भी ऊर्जा या एनर्जी रिलीज होगी तो वो ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी। उसके बाद क्या है, क्या आप जानते हैं कि श्वसन भी एक क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो श्वसन का पूछ लेंगे कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी। यहाँ पे 1-1 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। उसके बाद ये तो इम्पोर्टेंट है ही, ये इम्पोर्टेंट समीकरण है भाई, ये C6 है, ये श्वसन का बता रखा है। C6H12 ग्लूकोज, हमने खाना लिया, ऑक्सीजन ले ली, तो हमारे क्या है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी, H2O प्लस ऊर्जा, तो ये क्या होगी, श्वसन अभिक्रिया। उसके बाद है नेक्स्ट वियोजन। वियोजन अभिक्रिया या अपघटन मतलब टूटना,
मतलब कोई बड़ी सी चीज़ है, वो किसमें 2 छोटे-छोटे ऐसे उत्पाद में टूट जाएगी, तो ये क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया होती है, अपघटन अभिक्रिया। इसमें यहाँ से क्वेश्चन आएगा, कहाँ से, ये जैसे दिखा रखा है, कोई भी ऐसे एग्जाम्पल पूछ लेगा वियोजन अभिक्रिया का, तो आपको ये एग्जाम्पल लिख देना है। FeSO4 इसमें टूट गया, Fe2O3, SO2 और SO3 इसमें टूट गया है, तो इसको वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। टूटा कैसे, इसको पिघलाते गए, ऊष्मा देके, हीट देके इसको तोड़ दिया FeSO4 को। ये सॉलिड था, तो ये सॉलिड आगे गैसीय अवस्था में ये बन गए और एक उत्पाद बन गया सॉलिड। उसके बाद है इम्पोर्टेंट, ये भी वियोजन अभिक्रिया का है और ये इक्वेशन भी इम्पोर्टेंट है। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इक्वेशन है ये वाली भाई, इम्पोर्टेंट। CaCO3 चूना पत्थर है, ऊष्मा से CaO प्लस CO2 बुझा हुआ चूना प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी याद रख लेना। ये भी क्या है, वियोजन अभिक्रिया का है। लेड नाइट्रेट है जो PbNO3 ताप करके PbO लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के अंदर टूट गया। ये भी इम्पोर्टेंट इक्वेशन है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पे और कुछ नहीं करना, ये भी नहीं करना आपको। सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर में, ये सब वियोजन अभिक्रिया के हैं, मतलब टूटना। वियोजन का मतलब है टूटना। बड़ा कोई भी अभिकारक है वो छोटे में टूट जाएगा, उसको कहते हैं वियोजन। उसके बाद है यहाँ पे नाम से ही इम्पोर्टेंट है, मिल रहा है कि विस्थापन अपनी जगह छोड़ जाएगा, विस्थापन हो गया अभिक्रिया का। विस्थापन अभिक्रिया कैसे, विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये लोहे का, ये रहा, लोहे के कील का भूरा हो जाना या कॉपर सल्फाइड के विलयन का नीला हो जाना, तो ये किससे है, ये है अभिक्रिया। इस तरह की अभिक्रिया जो होगी वो होगी कौन सी, वियोजन अभिक्रिया। जैसे वो सॉरी वियोजन नहीं, विस्थापन अभिक्रिया। Fe और कॉपर सल्फेट ये मिला के FeSO4 प्लस ये बना दिया, तो ये कैसे बना है, ये बना है आपको इससे, Fe जो था अकेला वो SO4 के साथ चला गया और जो Cu था कॉपर वो अकेला हो गया। तो इस तरह की क्या है, विस्थापन। इसको विस्थापित कर दिया हमने, किसको, कॉपर को। यहाँ पे कॉपर अकेला था, यहाँ पे कॉपर तो लग इसके साथ था, लेकिन यहाँ पे अकेला हो गया, तो विस्थापन होगी इसकी, जगह ये छोड़ के अपनी चला गया। अगला एग्जाम्पल भी ऐसे ही ले सकते हो। ये भी क्या है, ये भी उसका ही है, Zn प्लस CuSO4, ZnSO4 प्लस Cu। तो Zn था, यहाँ पे Zn अकेला था, वो तो चला गया ZnSO4, और Cu इसके साथ था, वो अकेला हो गया। तो ये इस तरह ये है। इसी तरह द्विविस्थापन आएगा, लास्ट जो अभिक्रिया है, टाइप्स है, टाइप नंबर 4 अभिक्रिया का द्विविस्थापन। 2 बार विस्थापन होगा, दोनों बार कैसे होगा विस्थापन, ये देखो, ये द्विविस्थापन का है। द्विविस्थापन का कैसे है, ये देखो, Na2SO4 ये समीकरण प्लस BaCl2। यहाँ देखो कैसे समझना है आपको, Cl2 के साथ है बेरियम, वो चला गया सल्फेट के साथ, जबकि सल्फेट के साथ यहाँ पे क्या था, सोडियम, सोडियम चला गया क्लोरीन के साथ। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये सोडियम तो चला गया इसके साथ, और यहाँ पे ये बेरियम था वो चला गया सल्फेट के साथ। तो दोनों 2 बार पोजीशन चेंज होगी दोनों की, एक दूसरे के साथ चले गए, तो वो क्या हो गया, द्विविस्थापन, मतलब 2 बार विस्थापन, 2 बार। द्वि मतलब 2 होता है, बस नाम से ही पता था, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है एक यहाँ पे चीज़ आती है, एक चीज़ आएगी आपकी, यहाँ पे दिखा भी रखा है, उपचयन और अपचयन। एक होता है उपचयन और एक है अपचयन। वो क्या होता है वो और समझ लो भाई। इस डायग्राम इससे आपको इम्पोर्टेंट भी है और यहाँ से क्वेश्चन भी आएगा। यहाँ पे जिस समीकरण के अंदर उपचयन और अपचयन दोनों चीजें हो जाएं उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। एक तो ये है, लेकिन पहले समझना पड़ेगा कि उपचयन क्या होता है और अपचयन क्या है। मैंने एग्जाम्पल ऐसा ले लिया, आपको देखते ही पता चल जाएगा कैसे करना है। देखो CuO, जिसने कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 गर्म कर दिया, तापन कर दिया, तो क्या हो गया, देखो इसके साथ ऑक्सीजन लगी हुई थी, ये बिना ऑक्सीजन के हो गया। H2 के साथ कुछ भी नहीं था, इसके साथ ऑक्सीजन लग गई, मतलब जिसके साथ ऑक्सीजन हट गया उसका तो हो गया अपचयन,
और जिसके साथ ऑक्सीजन लग गई उसका हो गया उपचयन। और ये इस समीकरण में दोनों चीज़ें होने लग रही हैं, उपचयन भी और अपचयन भी, तो उसको कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन ये चीज़ याद रखनी है। जैसे एक एग्जांपल और समझाता हूँ। एक एग्जांपल ये है ZNO वाला, इम्पोर्टेंट एग्जांपल, ये वाला ऊपर वाला, ये वाला ZNO के साथ ऑक्सीजन लगी हुई थी, वो तो हो गया खाली Zn, और CO के साथ ऑक्सीजन नहीं थी, उसके साथ लग गई, तो ऐसे ZNO से तो बन गया Zn और C के साथ बन गया O। तो ये क्या हो गया यहाँ पे उपचयन और अपचयन, मतलब क्या है, जिसके साथ हट गया उसका हो गया अपचयन। यहाँ पे जिंक का मैं लिख देता हूँ, जिंक का तो हो गया अपचयन, अपचयन। और लेकिन कार्बन के साथ ऑक्सीजन लग गई उसका हो गया उपचयन, बस। और ये रेडॉक्स अभिक्रिया भी है। उसके बाद से है आपको दैनिक उपचयन अपचयन देखते ही हो, ये क्या है संक्षारण। तो क्या है, भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, हम देखते ही हैं भाई, लोहा है या बाहर हम छोड़ दें खुले में तो उस पर जंग लग जाता है, उसको लोहे को जंग लगना और धातुओं का ऐसा ही परिवर्तन होना। या उसके लिए हम क्या है, किसी पे किसी और चीज़ की परत चढ़ा लेते हैं, या चांदी या तांबे की परत चढ़ा लेते हैं ताकि उस तरह का भूरे रंग की परत ना चढ़े, तो इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। और क्या है, चांदी के ऊपर काले परत या तांबे के ऊपर हरी परत। चांदी के ऊपर तो ये याद रखना भाई, चांदी के ऊपर काली परत, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संक्षारण के अन्य उदाहरण है। ये दो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी छोटा क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद एक आता है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता से यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा, यहाँ से ये क्वेश्चन आएगा कि जो चिप्स के पैकेट होते हैं ना, जो कुरकुरे या चिप्स के पैकेट है, उसके अंदर कौन सी गैस होती है ताकि खराब ना हो, तो नाइट्रोजन है, N2 लिख देना आंसर। ये क्वेश्चन आता है यहाँ से। ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस युक्त होते हैं चिप्स के पैकेट या कोई भी ऐसे हैं चिप्स कुरकुरे जो भी, इनके अंदर, क्योंकि ये तेल और वसा से बने होते हैं और ये कई वो ख़राब हो जाएंगे अगर ऐसे ही बंद कर देंगे। तो नाइट्रोजन फिल करके बंद करते हैं, जो हवा सी होती है ना वो नाइट्रोजन होती है। ये आपका कंप्लीट चैप्टर था मेरे हिसाब से। यहाँ पे आपने क्या सीखा, मैंने ये सारे पॉइंट कवर कर दिए हैं, अभिक्रिया क्या होती है और कैसे उसको हल करना है। इस सीरीज को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि एग्ज़ाम टाइम में बच्चों का भला हो सके, और चैनल को भी सपोर्ट करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।